इस किताब में मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हुए कंप्यूटर की इस्तिलाह इस्तेमाल करता हूं जो तभी शक्ल में जाहिर होता है। मैं एल्गोरिदम या एआई के बजाय अक्सर तकरीबन कदीम लगने वाली इस्तिलाह कंप्यूटर को तरजीह देता हूं। जुज़वी तौर पर इसलिए कि मैं बाखबर हूं कि इस्तिलाहात कितनी तेजी से बदलती हैं, और जुज़वी तौर पर हमें कंप्यूटर इनकलाब के तबई पहलू की याद दिलाने के लिए कंप्यूटर्स मादे से बने होते हैं। वो तवानाई इस्तेमाल करते हैं और वो एक जगह घेरते हैं। उन्हें तैयार करने और चलाने के लिए बिजली, ईंधन, पानी, जमीन, कीमती मादनियात और दीगर वसाइल की बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है। सिर्फ डेटा सेंटर्स ही आलमी तवानाई के इस्तेमाल का 1% से 1.5% के दरमियान होते हैं, और बड़े डाटा सेंटर्स लाखों मुरब्बा फीट की जगह घेरते हैं, और उन्हें ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए रोजाना लाखों गैलन ताज़ा पानी दरकार होता है। मैं एल्गोरिदम की इस्तिलाह भी इस्तेमाल करता हूं जब मैं सॉफ्टवेयर के पहलुओं पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करना चाहता हूं, लेकिन ये याद रखना इंतहाई जरूरी है कि बाद के सफ़हात में जिक्र किए गए तमाम एल्गोरिदम्स किसी न किसी कंप्यूटर पर चलते हैं। जहां तक एआई की इस्तिलाह का ताल्लुक है, मैं उसे तब इस्तेमाल करता हूं जब मैं बाज़ एल्गोरिदम्स की खुद से सीखने और तब्दील होने की सलाहियत पर जोर देना चाहता हूं। रिवायती तौर पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुखफ़फ़ रहा है, लेकिन पिछली बहस से पहले ही वाज़ेह वजूहात की बिना पर शायद इसके बारे में एलियन इंटेलिजेंस के मुखफ़फ़ के तौर पर सोचना बेहतर है। जैसे जैसे एआई इर्तिका पजीर होता है, ये कम आर्टिफिशियल यानी इंसानी डिजाइन पर इन्हिसार करने के माना में और ज्यादा एलियन बनता जाता है। ये भी नोट किया जाना चाहिए कि लोग अक्सर एआई को ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के मैट्रिक के जरिए मुतय्यन और जांचते हैं, और इस बारे में काफी बहस होती है कि हम एआईएस से कब ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंचने की तवक्को कर सकते हैं। ताहम इस मैट्रिक का इस्तेमाल शदीद तौर पर उलझन पैदा करने वाला है। ये हवाई जहाजों को बर्ड लेवल फ्लाइट के मैट्रिक के जरिए मुतय्यन और जांचने जैसा है। आई ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस की तरफ पेशरफ्त नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस को फरोग दे रहा है। एक और उलझन पैदा करने वाली इस्तिलाह रोबोट है। इस किताब में ये उन सूरतों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है जब एक कंप्यूटर तबई दायरे में हरकत करता है और काम करता है, जबकि इस्तिलाह बॉट इन एल्गोरिदम्स की तरफ इशारा करती है जो ज्यादातर डिजिटल दायरे में काम करते हैं। एक बॉट शायद आपके सोशल मीडिया अकाउंट को जाली खबरों से आलूदा कर रहा हो, जबकि एक रोबोट शायद आपके बैठक को धूल से साफ कर रहा हो। इस्तिलाहात पर एक आखिरी नोट, मैं कंप्यूटर पर मबनी नेटवर्क के बारे में वाहिद में बात करता हूं, न कि जमा में नेटवर्क्स के बारे में। मैं पूरी तरह बाखबर हूं कि कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ खसूसियात के साथ कई नेटवर्क्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और बाब 11 इस इम्कान को तलाश करता है कि दुनिया को बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ और यहां तक कि दुश्मन कंप्यूटर नेटवर्क्स में तकसीम कर दिया जाएगा। बहरहाल, जिस तरह मुख्तलिफ कबाइल, सल्तनतें और चर्चेज अहम खसूसियात का इश्तराक करते हैं जो हमें एक वाहिद इंसानी नेटवर्क के बारे में बात करने के काबिल बनाते हैं जो जमीन के सैयारे पर गालिब आ चुका है, इसी तरह मैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में वाहिद में बात करना पसंद करता हूं ताकि उसे इस इंसानी नेटवर्क के बरक्स पेश किया जा सके जिसकी ये जगह ले रहा है। जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगरचे हम आने वाली सदियों और हजारों सालों में कंप्यूटर पर मबनी नेटवर्क के तवील मुद्दती इर्तिका की पेशगोई नहीं कर सकते, फिर भी हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि ये अभी कैसे इर्तिका पजीर हो रहा है, और ये कहना कहीं ज्यादा जरूरी है क्योंकि नए कंप्यूटर नेटवर्क के उरूज के हम सब के लिए फौरी सियासी और जाती मुज़मरात हैं। अगले अबवाब में हम दरियाफ्त करेंगे कि हमारे कंप्यूटर पर मबनी नेटवर्क में कौन सी बात नहीं है और उसका इंसानी जिंदगी के लिए क्या मतलब हो सकता है। जो बात शुरू से वाज़ेह होनी चाहिए वो ये है कि ये नेटवर्क बिल्कुल नई सियासी और जाती हकीकतें पैदा करेगा। पिछले अबवाब का मरकजी पैगाम ये रहा है कि मालूमात सच्चाई नहीं है, और ये कि मालूमाती इनकलाबात सच्चाई को बेनकाब नहीं करते। वो नई सियासी साख्तें, इक्तिसादी मॉडल्स और सकाफती उसूल तख्लीक करते हैं। चूंकि मौजूदा मालूमाती इनकलाब पिछले किसी भी मालूमाती इनकलाब से ज्यादा अहम है, इसलिए इसका इम्कान है कि ये एक बेमिसाल पैमाने पर गैर मामूली हकायक पैदा करे। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि हम इंसान अभी भी कंट्रोल में हैं। हमें नहीं मालूम कि कब तक, लेकिन हमारे पास अभी भी उन नई हकीकतों को शक्ल देने की ताकत है। ऐसा दानिशमंदी से करने के लिए हमें समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। जब हम कंप्यूटर कोड लिखते हैं तो हम सिर्फ एक मसनू को डिजाइन नहीं कर रहे होते, हम सियासत, मुआशरत और सकाफत को दोबारा डिजाइन कर रहे होते हैं।
और इसलिए बेहतर है कि हमारे पास सियासत, मुआशरत और सकाफत की एक अच्छी गिरफ्त हो। हमें अपने करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। तशवीशनाक तौर पर, जैसा कि फेसबुक के रोहिंग्या मुखालिफ मुहिम में शामिल होने के मामले में है, वो कारपोरेशनें जो कंप्यूटर इनकलाब की क़यादत करती हैं, वो जिम्मेदारी को गाहकों और वोटरों या सियासतदानों और रेगुलेटर्स की तरफ मुंतकिल करने का रुझान रखती हैं। जब उन पर समाजी और सियासी अफरा तफरी पैदा करने का इल्जाम लगाया जाता है, तो वो इस तरह के दलाइल के पीछे छुप जाते हैं कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमारे गाहक चाहते हैं और जो वोटर इजाजत देते हैं। हम किसी को भी अपनी खिदमात इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं करते और हम किसी भी मौजूदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अगर गाहकों को हमारा काम पसंद नहीं आता तो वो छोड़ देते। अगर वोटरों को हमारा काम पसंद नहीं आता तो वो हमारे खिलाफ कानून पास कर देते। चूंकि गाहक लगातार ज्यादा की मांग कर रहे हैं और चूंकि कोई कानून हमारे करने से मना नहीं करता, लिहाजा सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये दलाइल या तो सादा लोही पर मबनी है या मुनाफिकाना। फेसबुक, अमेज़न, बाइडू और अलीबाबा जैसे टेक जायंट्स सिर्फ गाहकों की मर्जी और हुकूमती कवायद के इताअत गुजार खादिम नहीं हैं, वो तेजी से इन मर्जियों और कवायद को शक्ल दे रहे हैं। टेक जायंट्स का दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमतों तक बराह रास्त राब्ता है और वो ऐसे कवायद को रोकने की कोशिशों में बड़ी रकमें लॉबी पर लगाते हैं जो उनके बिजनेस मॉडल को कमजोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, उन्होंने 1996 के यूएस टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के सेक्शन 230 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्ती से लड़ाई लड़ी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके सारिफीन की तरफ से शाया करदा मवाद के हवाले से जिम्मेदारी से इस्तस्नीज़ फराहम करता है। ये सेक्शन 230 ही है जो फेसबुक को मिसाल के तौर पर रोहिंग्या कत्ले आम के लिए जिम्मेदार होने से बचाता है। 2022 में सरफहरिस्त टेक कंपनीज ने रियासत-हाय मुत्तहिदा में लॉबिंग पर तकरीबन $70 मिलियन खर्च किए और ईयू इदारों में लॉबिंग पर मजीद 113 मिलियन यूरो, जो तेल और गैस कंपनियों और अद्वियात साजों के लॉबिंग इखराजात से भी ज्यादा हैं। टेक जायंट्स का लोगों के जज्बाती निजाम तक भी बराह रास्त राब्ता है और वो गाहकों और वोटरों की मर्जी को मायल करने में माहिर हैं। अगर टेक जायंट्स वोटरों और गाहकों की ख्वाहिशात की इताअत करते हैं लेकिन साथ ही इन ख्वाहिशात को तराशते भी हैं, तो हकीकत में कौन किसको कंट्रोल करता है? ये मसला इससे भी ज्यादा गहरा है। ये उसूल के गाहक हमेशा सही होता है और ये कि वोटर सबसे बेहतर जानते हैं। ये फर्ज करते हैं कि गाहक, वोटर और सियासतदान जानते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो ये फर्ज करते हैं कि वो गाहक जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने का इंतखाब करते हैं, वो उस इंतखाब के पूरी तरह नतीजे को समझते हैं और ये कि वो वोटर और सियासतदान जो एप्पल और हुआवे को रेगुलेट करने के जिम्मेदार हैं, वो उन कारपोरेशनों के बिजनेस मॉडल्स और सरगर्मियों को पूरी तरह समझते हैं। वो ये फर्ज करते हैं कि लोग नए मालूमाती नेटवर्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात को जानते हैं और उसे अपनी रजामंदी देते हैं। सच्चाई ये है कि हम नहीं जानते। ये इसलिए नहीं कि हम अहमक हैं, बल्कि इसलिए कि टेक्नोलॉजी इंतहाई पेचीदा है और चीजें बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रही हैं। ब्लॉकचेन पर मबनी क्रिप्टो करेंसीज जैसी किसी चीज को समझने के लिए कोशिश दरकार होती है और जब तक आप सोचते हैं कि आप उसे समझ चुके हैं, ये दोबारा तब्दील हो चुकी होती है। मालियात खास तौर पर एक इंतहाई अहम मिसाल है जिसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि कंप्यूटरों के लिए तबई अशिया के मुकाबले में मालियाती आलात को तख्लीक करना और तब्दील करना बहुत आसान है, क्योंकि जदीद मालियाती आलात मुकम्मल तौर पर मालूमात से बने होते हैं। करेंसियां, स्टॉक्स और बॉन्ड्स कभी सोने और कागज से बनी तबई अशिया थे, लेकिन वो पहले ही डिजिटल एंटिटीज बन चुके हैं जो ज्यादातर डिजिटल डेटाबेसेस में मौजूद हैं। दूसरी ये कि इन डिजिटल एंटिटीज का समाजी और सियासी दुनिया पर जबरदस्त असर पड़ता है। जमहूरियतों या आमरीयतों इस मामले में का क्या हो सकता है अगर इंसान मजीद ये समझने के काबिल न रहे कि मालियाती निजाम कैसे काम करता है? एक तजुर्बाती केस के तौर पर इस बात पर गौर करें कि नई टेक्नोलॉजी टैक्सेशन के साथ क्या कर रही है। रिवायती तौर पर लोग और कारपोरेशनें सिर्फ उन ममालिक में टैक्स अदा करते थे जहां वो तबी तौर पर मौजूद थे, लेकिन जब तबई जगह को साइबर स्पेस से बढ़ाया या बदल दिया जाता है और जब ज्यादा से ज्यादा लेन देन में तबई सामान या रिवायती करेंसियों के बजाय सिर्फ मालूमात की मुंतकली शामिल होती है, तो चीजें कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर यूरागोए का एक शहरी रोजाना ऑनलाइन कई कंपनियों के साथ तामुल कर सकता है जिनकी यूरागोए में कोई तभी मौजूदगी ना हो, लेकिन वो उसे मुख्तलिफ खिदमात फराहम करती हैं। गूगल उसे मुफ्त तलाश फराहम करता है और बाइट डांस
टिकटॉक एप्लीकेशन की वालिदैन कंपनी इसे मुफ्त सोशल मीडिया फराहम करती है। दीगर गैर मुल्की कंपनियां मामूल के मुताबिक उसे इश्तिहारात के साथ निशाना बनाती हैं। नाइक उसे जूते बेचना चाहता है, पेजो उसे एक कार बेचना चाहता है और कोका कोला उसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचना चाहता है। उसे निशाना बनाने के लिए ये कंपनियां गूगल और बाइटडांस से ज़ाती मालूमात और इश्तिहारी जगह दोनों खरीदती हैं। इसके अलावा गूगल और बाइटडांस वो मालूमात इस्तेमाल करते हैं जो वो उससे और लाखों दूसरे सारिफीन से हासिल करते हैं ताकि ताकतवर नए AI टूल्स तैयार कर सकें जिन्हें वो फिर दुनिया भर की मुख्तलिफ हुकूमतों और कारपोरेशनों को फरोख्त कर सकते हैं। ऐसे लेन देन की बदौलत गूगल और बाइटडांस दुनिया की अमीर तरीन कारपोरेशनों में शामिल हैं। तो क्या उनके साथ उसके लेन देन पर यूरागोए में टैक्स लगना चाहिए? कुछ का ख्याल है कि उन्हें लगना चाहिए, न सिर्फ इसलिए कि यूरागोए से मालूमात ने उन कारपोरेशनों को अमीर बनाने में मदद की, बल्कि इसलिए भी कि उनकी सरगर्मियां टैक्स अदा करने वाले यूरागोए के कारोबारों को कमजोर करती हैं। मकामी अखबारात, टेलीविजन स्टेशंस और मूवी थिएटर टेक जायंट्स को गाहक और इश्तिहारी आमदनी खो देते हैं। मुमकिना यूरागोए AI कंपनीज भी नुकसान उठाती हैं क्योंकि वो गूगल और बाइटडांस के बड़े डेटा ट्रोव्स का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन टेक जायंट्स का जवाब है कि किसी भी मुताल्लिका लेन देन में यूरागोए में कोई तभी मौजूदगी या कोई माली अदायगी शामिल नहीं थी। गूगल और बाइटडांस ने यूरागोए के शहरियों को मुफ्त ऑनलाइन खिदमात फराहम की और बदले में शहरियों ने आज़ादी से अपनी खरीदारी की तारीखें, छुट्टियों की तस्वीर, मुज़हिका खेज बिल्लियों की वीडियोज़ और दीगर मालूमात हवाले कर दी। अगर वो फिर भी ऑन लेन देन पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स हुक्काम को अपने कुछ बुनियादी तसव्वुरात पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, जैसे कि नेक्सस। टैक्स लिटरेचर में नेक्सस का मतलब है एक हस्ती का एक दिए गए दायरा इख्तियार से ताल्लुक। रिवायती तौर पर आया एक कॉरपोरेशन का किसी मखसूस मुल्क में नेक्सस था या नहीं, ये इस बात पर मुनहसिर था कि आया उसकी वहां दफातर, रिसर्च सेंटर्स, दुकानों वगैरह की शक्ल में तभी मौजूदगी थी। कंप्यूटर नेटवर्क से पैदा होने वाले टैक्स के मखमिसों से निपटने के लिए एक तजवीज़ ये है कि नेक्सस की दोबारा तारीफ की जाए। माहिर इक्तिसादियात मार्को कोतनबर्गर के अल्फाज में तबई मौजूदगी पर मबनी नेक्सस की तारीफ को एक मुल्क में डिजिटल प्रेजेंस के तसव्वुर को शामिल करने के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां तक कि अगर गूगल और बाइटडांस की यूरागोए में कोई तबी मौजूदगी नहीं है, तो भी ये हकीकत कि यूरागोए में लोग उनकी ऑनलाइन खिदमात इस्तेमाल करते हैं उन्हें वहां टैक्स के ताबे बनाना चाहिए। जिस तरह शेल और BP उन ममालिक को टैक्स अदा करते हैं जहां से वो तेल निकालते हैं, इसी तरह टेक जायंट्स को उन ममालिक को टैक्स अदा करना चाहिए जहां से वो डेटा निकालते हैं। ये अब भी इस सवाल को खुला छोड़ देता है कि यूरागोए की हुकूमत बिल्कुल क्या टैक्स लगाए। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि यूरागोए के शहरियों ने टिकटॉक के जरिए 1 मिलियन बिल्लियों की वीडियो शेयर की। बाइटडांस ने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया और न ही उन्हें उसके लिए कुछ अदा किया, लेकिन बाइटडांस ने बाद में उन वीडियोस को एक इमेज रिकग्निशन AI को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे उसने जनूबी अफ्रीकी हुकूमत को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर में फरोख्त कर दिया। यूरागोए के हुक्काम को ये कैसे मालूम होगा कि रकम जुज़वी तौर पर यूरागोए की बिल्लियों की वीडियोस का समर थी और वो अपना हिस्सा कैसे शुमार कर सकते हैं? क्या यूरागोए को एक कैट वीडियो टैक्स आयद करनी चाहिए? ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन जैसा कि हम बाब 11 में देखेंगे, AI में सबसे अहम कामयाबियां में से एक के लिए बिल्लियों की तस्वीर इंतहाई अहम थीं। ये और भी पेचीदा हो सकता है। फर्ज करें कि यूरागोए के सियासतदान डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाने की एक नई स्कीम को फरोग देते हैं। जवाब में फर्ज करें कि टेक जायंट्स में से एक ने एक मखसूस सियासतदान को यूरागोए के वोटरों के बारे में कीमती मालूमात फराहम करने और अपने सोशल मीडिया और सर्च एल्गोरिदम्स को बारीक बीनी से इस सियासतदान के हक में तरतीब देने की पेशकश की, जिससे उसे अगले इलेक्शन जीतने में मदद मिलती है। बदले में शायद आने वाला वजीर आजम डिजिटल टैक्स स्कीम को छोड़ देता है। वो ऐसे कवायद भी पास करता है जो टेक जायंट्स को सार्फिन की प्राइवेसी से मुताल्लिक मुकदमात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इस तरह उनके लिए यूरागोए में मालूमात हासिल करना आसान हो जाता है। क्या ये रिश्वत थी? नोट करें कि $1 या पैसों का भी तबादला नहीं हुआ। इस तरह के इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्मेशन के मामलात पहले ही हर जगह हैं। रोजाना अरबों की तादाद में हम टेक जायंट्स के साथ मुताद्दिद लेन देन करते हैं, लेकिन कोई भी हमारे बैंक अकाउंट से इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि शायद ही कोई रकम हरकत करती है। हम टेक जायंट्स से मालूमात हासिल करते हैं और हम उन्हें मालूमात से अदायगी करते हैं।
चूंकि ज्यादा से ज्यादा लेन देन इस इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन मॉडल की पैरवी करते हैं, मालूमाती मईशत माली मईशत की कीमत पर बढ़ती है, यहां तक कि रकम का तसव्वुर ही मशकूक हो जाता है। रकम को कदर का एक आलमी पैमाना होना चाहिए, न कि सिर्फ बाज तरतीबात में इस्तेमाल होने वाला एक टोकन। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा चीजें मालूमात के हवाले से काबिल कद्र होती हैं, जबकि रकम के हवाले से मुफ्त होती हैं, एक मकाम पर अफराद और कारपोरेशनों की दौलत को उनके पास मौजूद डॉलर या पैसों की मिकदार के हवाले से जांचना गुमराह कुन हो जाता है। एक शख्स या कारपोरेशन जिसके बैंक में बहुत कम रकम हो लेकिन मालूमात का एक बहुत बड़ा डेटा बैंक हो, वो मुल्क में सबसे अमीर या सबसे ताकतवर हस्ती हो सकती है। नजरियाती तौर पर उनकी मालूमात की कदर को मालियाती लिहाज से मिकदार करना मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो दर हकीकत मालूमात को कभी डॉलर या पैसों में तब्दील नहीं करते। उन्हें डॉलरों की जरूरत क्यों है? अगर वो मालूमात के साथ वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। इसके टैक्सेशन के लिए दो रस्म मुज़मरात हैं। टैक्सों का मकसद दौलत को दोबारा तकसीम करना है, वो सबके लिए फराहम करने के लिए सबसे अमीर अफराद और कारपोरेशनों से एक हिस्सा लेते हैं। ताहम एक टैक्स निज़ाम जो सिर्फ रकम पर टैक्स लगाना जानता है, वो जल्द ही पुराना हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लेन देन में अब रकम शामिल नहीं होती। एक डेटा पर मबनी मईशत में जहां कदर डॉलरों के बजाय डेटा के तौर पर जखीरा की जाती है, सिर्फ रकम पर टैक्स लगाना इक्तिसादी और सियासी तस्वीर को मस्ख करता है। मुल्क की कुछ अमीर तरीन हस्तियां सिर्फ टैक्स अदा कर सकती हैं, क्योंकि उनकी दौलत अरबों डॉलरों के बजाय पेटाबिट्स डेटा पर मुश्तमिल होती है। रियासतों के पास रकम पर टैक्स लगाने का हजारों सालों का तजर्बा है। वो मालूमात पर टैक्स लगाना नहीं जानते, कम अज कम अभी तक नहीं। अगर हम दर हकीकत रकम की लीन दीन से गालिब मईशत से मालूमाती लीन दीन से गालिब मईशत की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, तो रियासतों को कैसा रद्द अमल जाहिर करना चाहिए? चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम एक तरीका है जिससे एक रियासत नए हालात से मुताबिकत पैदा कर सकती है। जैसा कि हम बाब 7 में बयान करेंगे, सोशल क्रेडिट सिस्टम बुनियादी तौर पर एक नई किस्म की रकम है, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड करेंसी। क्या तमाम रियासतों को चीनी मिसाल की नकल करनी चाहिए और अपनी सोशल क्रेडिट्स तख्लीक करनी चाहिए? क्या कोई मुतबादिल हिकमत अमली है? आपकी पसंदीदा सियासी पार्टी इस सवाल के बारे में क्या कहती है? दायां और बायां, राइट एंड लेफ्ट टैक्सेशन कंप्यूटर इनकलाब से पैदा होने वाले बहुत से मसाइल में से सिर्फ एक है। कंप्यूटर नेटवर्क तकरीबन तमाम ताकत की साख्तों को तहस नहस कर रहा है। जमहूरियतें नए डिजिटल डिक्टेटरशिप्स के उरूज से खौफजदा हैं। आमरीयतें ऐसे अनासिर के उभरने से खौफजदा हैं जिन्हें वो कंट्रोल करना नहीं जानते। हर एक को प्राइवेसी के खात्मे और डेटा कॉलोनियलिज्म के फैलाव के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। हम अगले अबवाब में उनमें से हर खतरे का मतलब बयान करेंगे, लेकिन यहां बात यह है कि इन खतरात के बारे में बातचीत अभी शुरू हो रही है और टेक्नोलॉजी पॉलिसी से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की एआई पॉलिसीज में क्या फर्क है? एआई पर एक दाएं बाजू की पोजीशन क्या है और एक बाएं बाजू की पोजीशन क्या है? क्या कदामत पसंद एआई के खिलाफ है क्योंकि ये रिवायती ह्यूमन सेंटर्ड कल्चर के लिए खतरा है, या क्या वो इसके हक में है क्योंकि ये इक्तिसादी तरक्की को फरोग देगा जबकि साथ ही मुहाजिर कारकुनों की जरूरत को कम करेगा? क्या तरक्की पसंद एआई की मुखालिफत करते हैं क्योंकि गलत मालूमात और बढ़ते हुए तासुब के खतरात हैं, या क्या वो उसे फरावानी पैदा करने के एक जरिया के तौर पर गले लगाते हैं जो एक जामे वेलफेयर स्टेट को माली मदद फराहम कर सकता है? ये बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत हाल ही तक रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स और दुनिया भर की ज्यादातर दीगर सियासी जमातों ने उन मसाइल के बारे में ज्यादा सोचा या बात नहीं की। कुछ लोग जैसे हाईटेक कॉरपोरेशंस के इंजीनियर्स और एग्जेक्टिव्स सियासतदानों और वोटरों से कहीं आगे हैं और एआई, क्रिप्टो करेंसीज, सोशल क्रेडिट्स और इस तरह की तरक्की के बारे में हम में से ज्यादातर से बेहतर बाखबर हैं। बदकिस्मती से इनमें से ज्यादातर अपने इल्म को नई टेक्नोलॉजीज की धमाका खेज सलाहियत को रेगुलेट करने में मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उसके बजाय वो उसे अरबों डॉलर कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या पेटाबिट्स मालूमात जमा करने के लिए। इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं, जैसे ऑड्री टंग। वो एक अहम हैकर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं जिन्होंने 2014 में सनफ्लावर स्टूडेंट मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की, जिसने ताइवान में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। ताइवानी काबीना उनकी महारतों से इतनी मुतासिर हुई कि तांग को बिलाखिर हुकूमत में उसकी मिनिस्टर ऑफ डिजिटल अफेयर्स के तौर पर शामिल होने की दावत दी गई। इस ओहदे पर उन्होंने हुकूमत के काम को शहरियों के लिए ज्यादा शफ्फाफ बनाने में मदद की।
इन्हें डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल से ताइवान को कोविड-19 के फैलाव को कामयाबी से रोकने में मदद देने का सोहरा भी दिया गया। फिर भी तांग की सियासी वाबस्तगी और कैरियर का रास्ता मामूल नहीं है। हर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो अगली ऑड्री तांग बनना चाहता है, इसके मुकाबले में शायद बहुत ज्यादा हैं जो अगले जॉब्स ज़करबर्ग या मस्क बनना चाहते हैं और एक मुंतखब अवामी खादिम बनने के बजाय एक मल्टी बिलियन कॉरपोरेशन बनाना चाहते हैं। ये एक खतरनाक मालूमाती अदम तवाजुन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की तरफ ले जाता है। वो लोग जो मालूमाती इनकलाब की क़यादत करते हैं, वो बुनियादी टेक्नोलॉजी के बारे में उन लोगों से कहीं ज्यादा जानते हैं जिन्हें उसे रेगुलेट करना होता है। ऐसे हालात में ये नारा लगाने का क्या मतलब है कि गाहक हमेशा सही होता है और ये कि वोटर सबसे बेहतर जानते हैं। मंदरजा झैल अबवाब खेल के मैदान को थोड़ा बराबर करने की कोशिश करते हैं और हमें कंप्यूटर इनकलाब से पैदा होने वाली नई हकीकतों की जिम्मेदारी लेने की हौसला अफजाई करते हैं। ये अबवाब टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन नुक्ता नजर मुकम्मल तौर पर इंसानी है। कलीदी सवाल ये है कि इंसानों के लिए नए कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क में रहना कैसा होगा, शायद एक तेजी से बेख्तियार अक़लियत के तौर पर। नया नेटवर्क हमारी सियासत, हमारी मुआशरत, हमारी मईशत और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलेगा। अरबों गैर इंसानी हस्तियों के जरिए लगातार निगरानी, रहनुमाई, तहरीक या मंजूरी दिए जाने का एहसास कैसा होगा। इस हैरत अंगेज नई दुनिया में खुद को ढालने, जिंदा रहने और उम्मीद है कि तरक्की करने के लिए हमें कैसे तब्दील होना पड़ेगा। कोई हतमियत नहीं, नो डिटर्मिनिज्म। सबसे अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में शाज़ो नादिर ही हतमी होती है। तकनीकी हतमियत, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पर यकीन खतरनाक है क्योंकि ये लोगों को तमाम जिम्मेदारी से बुरी करता है। हाँ, चूंकि इंसानी मुआशरे मालूमाती नेटवर्क्स हैं, इसलिए नई मालूमाती टेक्नोलॉजीज की इजाद से मुआशरत का बदलना यकीनी है। जब लोग छापाखाने या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इजाद करते हैं तो ये लामहला एक गहरे समाजी और सियासी इनकलाब का बायस बनेगा। ताहम इंसानों का अब भी इस इनकलाब की रफ्तार, शक्ल और सिमत पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। किसी भी दिए गए लम्हे में हमारा साइंसी इल्म और तकनीकी महारतें किसी भी तादाद में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को फरोग देने में मदद कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ महदूद वसाइल दस्तयाब हैं। हमें उन वसाइल को कहाँ लगाना है उसके बारे में जिम्मेदाराना इंतखाब करने चाहिए। क्या उन्हें मलेरिया के लिए एक नई दवा, एक नई विंड टर्बाइन या एक नया इमर्सिव वीडियो गेम तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? हमारे इंतखाब में कुछ भी नागुज़ीर नहीं है। ये सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती तरजीहात की अक्कासी करता है। 1970 की दिहाई में IBM जैसी ज्यादातर कंप्यूटर कॉरपोरेशंस ने बड़ी और महंगी मशीनों को तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की, जिन्हें उन्होंने बड़े कॉरपोरेशनों और हुकूमती एजेंसियों को फरोख्त किया। छोटे, सस्ते पर्सनल कंप्यूटर्स को तैयार करना और उन्हें निजी अफराद को फरोख्त करना तकनीकी तौर पर मुमकिन था, लेकिन IBM की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ये उनके बिजनेस मॉडल में फिट नहीं होता था। आयरन कर्टन के दूसरी तरफ USSR में सोवियतों को भी कंप्यूटर्स में दिलचस्पी थी, लेकिन वो पर्सनल कंप्यूटर्स को तैयार करने के लिए IBM से भी कम माइल थे। एक कुल्लियतन आमराना रियासत में, जहां यहां तक के टाइपराइटर्स की निजी मलकियत मशकूक थी, निजी अफराद को एक ताकतवर मालूमाती टेक्नोलॉजी का कंट्रोल फराहम करने का ख्याल ममनू था। लिहाजा कंप्यूटर्स ज्यादातर सोवियत फैक्ट्री मैनेजर्स को दिए गए और यहां तक कि उन्हें भी अपना तमाम डेटा तज्जिया के लिए मास्को वापस भेजना पड़ता था। नतीजे के तौर पर मास्को कागजी कार्रवाई से भर गया। 1980 की दिहाई तक कंप्यूटरों का ये पेचीदा निजाम सालाना 800 बिलियन दस्तावेजात तैयार कर रहा था, जो सब दारुल हुकूमत के लिए मुकर्रर थीं। ताहम एक ऐसे वक्त में जब IBM और सोवियत हुकूमत ने पर्सनल कंप्यूटर को तैयार करने से इनकार कर दिया, कैलिफोर्निया होम ब्रू कंप्यूटर क्लब के अरकान जैसे शौकीन लोगों ने उसे खुद से करने का तहिया कर लिया। ये एक शऊरी नजरियाती फैसला था जो 1960 की काउंटर कल्चर से मुतासिर था, जिसमें ताकत अवाम को देने के अनाक्स्ट ख्यालात और हुकूमतों और बड़े कारपोरेशनों पर लिबर्टेरियन अदम एतमाद था। होमब्रू कंप्यूटर क्लब के अहम अरकान जैसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक के बड़े ख्वाब थे, लेकिन बहुत कम रकम थी और उन्हें ना तो कॉर्पोरेट अमेरिका और ना ही हुकूमती आलात के वसाइल तक रसाई हासिल थी। जॉब्स और वोज़नियाक ने पहले एप्पल कंप्यूटर की तख्लीक को माली मदद फराहम करने के लिए अपनी जाती मलकियतें जैसे जॉब्स की फोक्सवैगन फरोख्त कर दें। ये ऐसे जाती फैसलों की वजह से था।
ना कि टेक्नोलॉजी की देवी के नागुज़ीर फरमान की वजह से कि 1970 तक अफराद एप्पल 2 पर्सनल कंप्यूटर को $1.298 की कीमत पर खरीद सकते थे, एक काबिल गौर रकम, लेकिन दरमियाने तबके के ग्राहकों की पहुंच में हम आसानी से एक मुतबादल तारीख का तसव्वुर कर सकते हैं। फर्ज करें कि 1970 की दहाई में इंसानियत को वही साइंसी इल्म और तकनीकी महारतें हासिल थीं, लेकिन मैकार्थीज़म ने 1960 की काउंटर कल्चर को खत्म कर दिया था और एक अमेरिकी कुल्लितन आमराना हुकूमत कायम कर दी थी जो सोवियत निज़ाम की अक्कासी करती थी। क्या हमारे पास आज पर्सनल कंप्यूटर्स होते? यकीनन पर्सनल कंप्यूटर्स अब भी एक मुख्तलिफ वक्त और जगह पर उभर सकते थे, लेकिन तारीख में वक्त और जगह अहम है और कोई भी दो लम्हात यकसा नहीं होते। ये एक बड़ी बात है कि अमेरिका 1490 की दिहाई में हस्पानवियों के बजाय 1520 की दिहाई में उस्मानियों के जरिए नौआबाद हुआ, या ये कि एटम बम 1945 में अमरीकियों के बजाय 1942 में जर्मनों के जरिए तैयार किया गया। इसी तरह अहम सियासी, इक्तसादी और सकाफती नताइज होते अगर पर्सनल कंप्यूटर 1970 की दिहाई के सैन फ्रांसिस्को में नहीं, बल्कि 1980 की दिहाई के ओसाका में या 21वीं सदी की पहली दिहाई के शंघाई में उभरता। यही बात उन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी दुरुस्त है जो फिलहाल तैयार की जा रही हैं। आमराना हुकूमतों और बेरहम कारपोरेशनों के लिए काम करने वाले इंजीनियर्स मरकजी अथॉरिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए नए आलात तैयार कर सकते हैं जो शहरियों और ग्राहकों की 24 घंटे निगरानी करते हैं। जमहूरियतों के लिए काम करने वाले हैकर्स मुआशरत के खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए नए आलात तैयार कर सकते हैं जो हुकूमती बदउनवानी और कारपोरेट बद इंतजामियों को बेनकाब करते हैं। दोनों टेक्नोलॉजीज को तैयार किया जा सकता है, इंतखाब वहीं खत्म नहीं होता। यहां तक कि एक मखसूस आले को तैयार करने के बाद भी इसे कई इस्तेमालात के लिए लाया जा सकता है। हम एक चाकू को एक शख्स को कत्ल करने, सर्जरी में उनकी जान बचाने या उनके खाने के लिए सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाकू हमारे हाथ को मजबूर नहीं करता, ये एक इंसानी इंतखाब है। इसी तरह जब सस्ते रेडियो सेट तैयार किए गए तो उसका मतलब था कि जर्मनी में तकरीबन हर खानदान अपने घर में एक रखने का माली मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? सस्ते रेडियो का मतलब ये हो सकता है कि जब एक कलियतन आमराना रहनुमा तकरीर करता है तो वो हर जर्मन खानदान की बैठक तक पहुंच सकता है, या उनका मतलब ये हो सकता है कि हर जर्मन खानदान मुख्तलिफ सियासी और फन्नी आरा की अक्कासी और काश्त करते हुए एक मुख्तलिफ रेडियो प्रोग्राम सुनने का इंतखाब कर सकता है। मशरकी जर्मनी एक रास्ता गया, मगरबी जर्मनी दूसरा। अगरचे मशरकी जर्मनी में रेडियो सेट तकनीकी तौर पर नशर की एक वसी रेंज वसूल कर सकते थे, मशरकी जर्मन हुकूमत ने मगरबी नशरियात को जाम करने की भरपूर कोशिश की और उन लोगों को सजा दी जो खुफिया तौर पर उन्हें सुनते थे। टेक्नोलॉजी यकसा थी, लेकिन सियासत ने उसके बहुत मुख्तलिफ इस्तेमालात किए। 21वीं सदी की नई टेक्नोलॉजीज के बारे में भी यही सच है। अपनी एजेंसी को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले समझने की जरूरत है कि नई टेक्नोलॉजीज क्या हैं और वो क्या कर सकती हैं। ये हर शहरी की एक फौरी जिम्मेदारी है। कुदरती तौर पर हर शहरी को कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मुस्तकबिल पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए हमें कंप्यूटर्स की सियासी सलाहियत को समझने की जरूरत है। लिहाजा अगले चंद अबवाब 21वीं सदी के शहरियों के लिए कंप्यूटर पॉलिटिक्स का एक जायजा पेश करते हैं। हम पहले सीखेंगे कि नए कंप्यूटर नेटवर्क के सियासी खतरात और वादे क्या हैं, और फिर मुख्तलिफ तरीकों को तलाश करेंगे कि जमहूरियतें, आमरीयतें और एक मजमूई तौर पर बैनुल अक़वामी निज़ाम नई कंप्यूटर पॉलिटिक्स से कैसे मुताबिकत पैदा कर सकते हैं। सियासत सच्चाई और निज़ाम के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन पर मुश्तमिल है। चूंकि कंप्यूटर्स हमारे मालूमाती नेटवर्क के अहम अरकान बन जाते हैं, उन्हें तेजी से सच्चाई को दरियाफ्त करने और निज़ाम को बरकरार रखने का काम सौंपा जाता है। मिसाल के तौर पर माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के बारे में सच्चाई तलाश करने की कोशिश तेजी से उन हिसाबात पर मुनहसिर होती है जो सिर्फ कंप्यूटर्स ही कर सकते हैं, और माहौलियाती तब्दीली के बारे में समाजी इत्तिफाक हासिल करने की कोशिश तेजी से रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स पर मुनहसिर होती है जो हमारे न्यूज़ फीड्स को तरतीब देते हैं, और क्रिएटिव एल्गोरिदम्स पर जो खबरों की कहानियां, जाली खबरें और अफसाना लिखते हैं। फिलहाल हम माहौलियाती तब्दीली के बारे में एक सियासी ताअत्तुल में हैं, जुज़वी तौर पर इसलिए कि कंप्यूटर्स एक ताअत्तुल में है। कंप्यूटर्स के एक सेट पर चलने वाले हिसाबात हमें एक औसनन माहौलियाती तबाही से खबरदार करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स का एक और सेट हमें ऐसी वीडियोस देखने की तरगीब देता है जो उन इंतबाहात पर शक पैदा करती हैं।
हमें कंप्यूटर्स के किस सेट पर यकीन करना चाहिए? इंसानी सियासत अब कंप्यूटर पॉलिटिक्स भी है। नई कंप्यूटर पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें इस बात की गहरी समझ की जरूरत है कि कंप्यूटर्स में क्या नया है। इस बाब में हमने नोट किया कि छापा खानों और दीगर पिछले आलात के बरक्स कंप्यूटर्स खुद से फैसले कर सकते हैं और खुद से ख्यालात तख्लीक कर सकते हैं। ताहम ये सिर्फ बर्फानी तौदे की नोक है। कंप्यूटर्स में असल में जो नया है वो तरीका है जिससे वो फैसले करते हैं और ख्यालात तख्लीक करते हैं। अगर कंप्यूटर्स इंसानों की तरह के तरीके से फैसले करते और ख्यालात तख्लीक करते तो कंप्यूटर्स एक तरह के नए इंसान होते। ये एक ऐसा मंजरनामा है जिसे अक्सर साइंस फिक्शन में तलाश किया जाता है। वो कंप्यूटर जो बाशऊर हो जाता है, एहसासात पैदा करता है, एक इंसान के साथ मोहब्बत में पड़ जाता है और बिल्कुल हमारी तरह निकलता है। लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ है और मुमकिना तौर पर ज्यादा तशवीशनाक। बाब 7 सरकशी। रिलेंटलेस नेटवर्क हमेशा ऑन रहता है। द नेटवर्क इज ऑलवेज ऑन। इंसानों को निगरानी की आदत है। लाखों सालों से हमें दूसरे जानवरों के साथ साथ दूसरे इंसानों ने भी देखा और ट्रैक किया है। खानदान के अफराद, दोस्त और पड़ोसी हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करते और क्या महसूस करते हैं, और हमें हमेशा इस बात की गहरी फिक्र रही है कि वो हमें कैसे देखते हैं और हमारे बारे में क्या जानते हैं। समाजी दर्जाबंदी, सियासी दावपैच और रोमानवी ताल्लुकात में ये जानने की लामतनाही कोशिश शामिल रही है कि दूसरे लोग क्या महसूस करते और सोचते हैं, और बाज़ औकात अपने एहसासात और ख्यालात को छुपाना भी शामिल है। जब मरकोज़शुदा ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क जाहिर हुए और परवान चढ़े तो ब्यूरोक्रेट्स में से एक सबसे अहम किरदार पूरी आबादियों की निगरानी करना था। चीन सल्तनत क्यूएन एम्पायर के हुक्काम ये जानना चाहते थे कि आया हम अपना टैक्स अदा कर रहे हैं या मुजाहमत की साजिश कर रहे हैं। कैथोलिक चर्च ये जानना चाहता था कि आया हम अपनी अशरिया की रकम अदा करते हैं और आया हम जल्क लगाते हैं। कोका कोला कंपनी ये जानना चाहती थी कि हमें अपनी मसनूआत खरीदने पर कैसे कायल किया जाए। हुक्मरान, पादरी और ताजिर हमें काबू में रखने और हीरा फेरी करने के लिए हमारे राज जानना चाहते थे। बेशक निगरानी मुफीद खिदमात फराहम करने के लिए भी जरूरी रही है। सल्तनतों, गिरजाघरों और कारपोरेशनों को लोगों को तहफ़्फ़ुज़, मदद और जरूरी सामान फराहम करने के लिए मालूमात दरकार होती थीं। जदीद रियासतों में सफाई के अहलकार जानना चाहते हैं कि हम अपना पानी कहां से हासिल करते हैं और कहां रफा हाजत करते हैं। सेहत की देखभाल के हुक्काम जानना चाहते हैं कि हमें कौन सी बीमारियां लाहक हैं और हम कितना खाते हैं। फलाह बहबूद के हुक्काम जानना चाहते हैं कि आया हम बेरोजगार हैं या शायद हमारे शरीक हयात के हाथों ज्यादती का शिकार हैं। इस मालूमात के बगैर वो हमारी मदद नहीं कर सकते। हमें जानने के लिए बाहमत और जालिमाना, बिनाइन एंड अप्रेसिव, दोनों तरह की ब्यूरोक्रेसीज को दो काम करने की जरूरत थी। अव्वल, हमारे बारे में बहुत ज्यादा डेटा जमा करना। दोम, उस तमाम डेटा का तज्जिया करना और तरीकों, पैटर्न्स की शनाख्त करना। इसके मुताबिक सल्तनतों, गिरजाघरों, कारपोरेशनों और सेहत की देखभाल के निज़ाम कदीम चीन से लेकर जदीद यूनाइटेड स्टेट्स तक ने लाखों लोगों के रवैये के बारे में डेटा जमा और तज्जिया किया है। ताहम हर जमाने और जगह पर निगरानी नाक़िस रही है। जदीद यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जमहूरी रियासतों में प्राइवेसी और इनफिरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निगरानी पर कानूनी हदें लगाई गई हैं। कदीम चीन सल्तनत और जदीद यूएसएसआर जैसी आमिराना रियासतों, टोटालिटेरियन रिजीम्स में निगरानी को ऐसी कोई कानूनी रुकावटें दरपेश नहीं थीं, बल्कि तकनीकी हुदूद का सामना था। यहां तक कि इंतहाई जालिम आमरों के पास भी हर वक्त हर किसी का पीछा करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लिहाजा राजदारी की कुछ सतह, सम लेवल ऑफ प्राइवेसी, हिटलर के जर्मनी, स्टालिन के यूएसएसआर या 1945 के बाद रोमानिया में कायम होने वाली स्टालिनिस्ट नकल वाली हुकूमत में भी बतौर खुद द डिफॉल्ट मौजूद थी। रोमानिया के पहले कंप्यूटर साइंसदानों में से एक ग्योर्गे आयोसिफेस्कू ने याद किया कि जब 1970 की दिहाई में पहली बार कंप्यूटर मुतारिफ कराए गए तो मुल्क की हुकूमत इस नावाकिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इंतहाई बेचैन थी। 1976 में एक दिन जब आयोसिफेस्कू सरकारी सेंट्रल दे कैलकुल सेंटर फॉर कैलकुलस में अपने दफ्तर में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां एक नामानूस आदमी को एक सुकड़े हुए सूट में बैठा देखा। आयोसिफेस्कू ने अजनबी को सलाम किया, लेकिन उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। आयोसिफेस्कू ने अपना तारुफ कराया, लेकिन वो शख्स खामोश रहा। चुनाचे आयोसिफेस्कू अपनी मेज पर बैठ गए, एक बड़ा कंप्यूटर ऑन किया और काम शुरू कर दिया।
अजनबी ने अपनी कुर्सी करीब खींच ली और आयोसिफेस्कू की हर हरकत को देखता रहा। दिन भर आयोसिफेस्कू ने बार बार गुफ्तगू शुरू करने की कोशिश की। अजनबी से पूछा कि इसका नाम क्या है, वो वहां क्यों है और वो क्या जानना चाहता है, लेकिन उस शख्स ने अपना मुंह बंद रखा और आंखें खुली रखें। जब आयोसिफेस्कू शाम को घर गए तो वो आदमी भी खड़ा हुआ और बगैर अलविदा कहे चला गया। आयोसिफेस्कू मजीद सवालात न पूछने में ही आफियत समझी। वो शख्स बज़ाहिर रोमानिया की खौफनाक खुफिया पुलिस सिक्योरिटेट का एजेंट था। अगली सुबह जब आयोसिफेस्कू काम पर आए तो एजेंट पहले ही वहां मौजूद था। वो फिर सारा दिन आयोसिफेस्कू की मेज पर बैठा रहा, एक छोटी नोटपैड में खामोशी से नोटिस लेता रहा। ये सिलसिला अगले 13 साल तक 1989 में कम्युनिस्ट रजीम के खात्मे तक जारी रहा। इन तमाम सालों तक एक ही मेज पर बैठे रहने के बाद भी आयोसिफेस्कू को एजेंट का नाम कभी मालूम नहीं हो सका। आयोसिफेस्कू जानते थे कि सिक्योरिटेट के दूसरे एजेंट और मुखबिर भी शायद दफ्तर के बाहर उनकी निगरानी कर रहे होंगे। एक ताकतवर और मुमकिना तौर पर तखरीबी टेक्नोलॉजी में उनकी महारत ने उन्हें एक बड़ा हदफ बना दिया। लेकिन हकीकत यह है कि निकोले सॉसेस्कू की वहमी हुकूमत तमाम 20 मिलियन रोमानिया के शहरियों को हदफ समझती थी। अगर मुमकिन होता तो सॉसेस्कू इनमें से हर एक को मुसलसल निगरानी में रख देते। उन्होंने दरअसल इस सिमत में कुछ इक़दामात किए भी थे। 1965 में जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे, सिक्योरिटेट के पास बखारिस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी मरकज था और सूबाई शहरों में 11 मजीद। 1978 तक सिर्फ बखारिस्ट की निगरानी 10 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी मराकज कर रहे थे, 248 मराकज सूबों की जांच पड़ताल कर रहे थे और 1,000 इजाफी पोर्टेबल निगरानी यूनिट्स दूर दराज के देहातों और छुट्टियों के मकामात पर चोरी छुपे सुनने के लिए घूमते थे। 1970 की दिहाई के अवाखिर में जब सिक्योरिटेट एजेंटों ने दरियाफ्त किया कि कुछ रोमानी बाशिंदे रेडियो फ्री यूरोप को हुकूमत पर तनकीद करते हुए गुमनाम खतूत लिख रहे हैं, तो सॉसेस्कू ने तमाम 20 मिलियन रोमानिया के शहरियों से हाथ से लिखे नमूने हैंड राइटिंग सैंपल्स जमा करने के लिए मुल्क गिर कोशिश का एहतिमाम किया। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को हर तालिब इल्म से मज़ामीन जमा कराने पर मजबूर किया गया। आजरों को हर मुलाजिम से हाथ से लिखा हुआ CV जमा कराने की दरख्वास्त करनी पड़ी और फिर उसे सिक्योरिटेट को भेजना पड़ा। सॉसेस्कू के एक मुआविन ने पूछा, रिटायर होने वालों और बेरोजगारों का क्या? आमर ने हुक्म दिया, किसी किस्म का नया फॉर्म ईजाद करो, कुछ ऐसा जो उन्हें पुर करना पड़ेगा। ताहम कुछ तखरीबी खतूत टाइप किए गए थे, लिहाजा सॉसेस्कू ने मुल्क के हर सरकारी टाइप राइटर को भी रजिस्टर कराया, जिसके नमूने सिक्योरिटेट के आर्काइव में महफूज कर दिए गए। जिन लोगों के पास निजी टाइप राइटर था, उन्हें सिक्योरिटेट को उसकी इत्तिला देनी पड़ती थी। टाइप राइटर का फिंगरप्रिंट जमा कराना पड़ता था और इसे इस्तेमाल करने के लिए सरकारी इजाजतनामा ऑफिशियल ऑथराइजेशन मांगना पड़ता था। लेकिन सॉसेस्कू की हुकूमत बिल्कुल उसी स्टॉलिस्ट हुकूमत की तरह जिसकी उसने नकाली की थी, वाकई हर शहरी का 24 घंटे पीछा नहीं कर सकती थी। ये देखते हुए कि सिक्योरिटेट एजेंटों को भी सोने की जरूरत थी। 20 मिलियन रोमानिया के शहरियों को मुसलसल निगरानी में रखने के लिए शायद कम से कम 40 मिलियन एजेंटों की जरूरत होती। सॉसेस्कू के पास सिर्फ तकरीबन 40,000 सिक्योरिटेट एजेंट थे, और अगर सॉसेस्कू किसी तरह 40 मिलियन एजेंटों को जमा भी कर लेते तो ये सिर्फ नई मुश्किलात पैदा करता, क्योंकि हुकूमत को अपने एजेंटों की भी निगरानी करने की जरूरत थी। स्टॉलन की तरह सॉसेस्कू को अपने एजेंटों और अहदेदारों पर सबसे ज्यादा शक था, खास तौर पर 1978 में उनके जासूस सरबराह आयोन मिहाई पसेपा के यूनाइटेड स्टेट्स फरार होने के बाद। पोलिट ब्यूरो के अरकान, आलीज अहदेदार, आर्मी जनरल और सिक्योरिटेट के सरबराहान आयोसिफेस्कू से भी ज्यादा सख्त निगरानी में जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे जैसे खुफिया पुलिस की सफ़ें बढ़ती गईं, उन तमाम एजेंटों पर जासूसी करने के लिए मजीद एजेंटों की जरूरत पड़ी। एक हल ये था कि लोग एक दूसरे की जासूसी करें। अपने 40,000 पेशावर एजेंटों के अलावा सिक्योरिटेट ने 4 लाख सिविलियन इन्फॉर्मर्स पर इन्हिसार किया। लोग अक्सर अपने पड़ोसियों, साथियों, दोस्तों और यहां तक के करीबी खानदानी अफराद की मुखबरी करते थे, लेकिन एक खुफिया पुलिस जितने भी मुखबिरों को मुलाजमत दे, उस तमाम डेटा को जमा करना एक कुल निगरानी निजाम बनाने के लिए काफी नहीं था। फर्ज करें कि सिक्योरिटेट हर किसी को 24 घंटे देखने के लिए काफी एजेंटों और मुखबिरों को भर्ती करने में कामयाब हो गई। हर दिन के इख्तिताम पर हर एजेंट और मुखबिर को अपने मुशाहिदात पर एक रिपोर्ट मुरत्तब करनी पड़ती।
सिक्योरिटेट का हेडक्वार्टर हर रोज 20 मिलियन रिपोर्टों या सालाना 7.3 बिलियन रिपोर्टों से भर जाता। जब तक तज्जिया ना किया जाए, ये सिर्फ कागज का एक समंदर, एन ओशन ऑफ पेपर था। फिर सिक्योरिटेट को सालाना 7.3 बिलियन रिपोर्टोों की जांच पड़ताल और मवाजना करने के लिए काफी तज्जियाकार कहां से मिलते। मालूमात जमा करने और तज्जिया करने में उन मुश्किलात का मतलब ये था कि 20वीं सदी में सबसे ज्यादा आमराना रियासत भी मुअस्सिर तरीके से अपनी पूरी आबादी की निगरानी नहीं कर सकती थी। रोमानिया और सोवियत शहरियों ने जो कुछ भी किया और कहा, उसका बेशतर हिस्सा सिक्योरिटेट और केजीबी की नजरों से ओझल रहा। यहां तक कि वो तफसीलात भी जो किसी आर्काइव में पहुंच गईं, अक्सर पढ़ी नहीं गईं। सिक्योरिटेट और केजीबी की असल ताकत हर किसी को मुसलसल देखने की सलाहियत नहीं थी, बल्कि ये खौफ पैदा करने की सलाहियत थी कि वो शायद देख रहे हों, जिसकी वजह से हर कोई अपने कहे और किए पर इंतहाई मोहतात रहता था। ना सोने वाले एजेंट, स्लीपलेस एजेंट्स, एक ऐसी दुनिया में जहां निगरानी आयोसिफेस्कू की लैब में सिक्योरिटेट एजेंट जैसे लोगों की जिस्मानी आंखों, कानों और दिमागों के जरिए की जाती है। आयोसिफेस्कू जैसे बड़े हदफ के पास भी कुछ राजदारी थी, सबसे पहले और अहम तौर पर उसके अपने दिमाग के अंदर। लेकिन आयोसिफेस्कू जैसे कंप्यूटर साइंसदानों का काम उसे तब्दील कर रहा था। 1976 में भी आयोसिफेस्कू की मेज पर रखा हुआ खाम कंप्यूटर, क्रूड कंप्यूटर, करीब बैठे सिक्योरिटेट एजेंट से कहीं बेहतर तरीके से आदाद-ओ-शुमार का हिसाब लगा सकता था। 2024 तक हम इस मकाम के करीब पहुंच रहे हैं जहां एक हमागीर कंप्यूटर नेटवर्क पूरे मुमालिक की आबादी का 24 घंटे पीछा कर सकता है। इस नेटवर्क को हमारा पीछा करने के लिए लाखों इंसानी एजेंटों को भर्ती करने और तरबियत देने की जरूरत नहीं है। ये इसके बजाय डिजिटल एजेंटों पर इन्हिसार करता है और नेटवर्क को इन डिजिटल एजेंटों के लिए अदायगी करने की भी जरूरत नहीं है। शहरी अपनी पहल पर उन एजेंटों के लिए अदायगी करते हैं और हम उन्हें जहां कहीं भी जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं। आयोसिफेस्कू की निगरानी करने वाला एजेंट आयोसिफेस्कू के साथ टॉयलेट में नहीं गया और जब आयोसिफेस्कू जिनसी ताल्लुकात कायम कर रहे थे तो बिस्तर पर नहीं बैठा। आज हमारा स्मार्टफोन कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही करता है। मजीद ये कि आयोसिफेस्कू ने अपने कंप्यूटर की किसी मदद के बगैर जो बहुत सी सरगर्मियां की, जैसे खबरें पढ़ना, दोस्तों से चैटिंग करना या खाना खरीदना, वो अब ऑनलाइन की जाती हैं। लिहाजा नेटवर्क के लिए ये जानना और भी आसान है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हम खुद वो मुखबर हैं जो नेटवर्क को हमारा खाम डेटा, रॉ डेटा फराहम करते हैं। यहां तक कि स्मार्टफोन के बगैर लोग भी तकरीबन हमेशा किसी कैमरे, माइक्रोफोन या ट्रैकिंग डिवाइस के दायरे में होते हैं, और वो भी काम तलाश करने, ट्रेन का टिकट खरीदने, मेडिकल नुस्खा हासिल करने या महज सड़क पर चलने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के साथ मुसलसल तामुल करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क ज्यादातर इंसानी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। तकरीबन हर माली, समाजी या सियासी लेन देन के बीच में हमें अब एक कंप्यूटर मिलता है। नतीजतन आदम और हव्वा की तरह जन्नत में हम बादलों में मौजूद आग से छुप नहीं सकते। जिस तरह कंप्यूटर नेटवर्क को हमारा पीछा करने के लिए लाखों इंसानी एजेंटों की जरूरत नहीं है, इसी तरह उसे हमारे डेटा को समझने के लिए लाखों इंसानी तज्जियाकारों की भी जरूरत नहीं है। सिक्योरिटेट हेडक्वार्टर में कागज के समंदर ने कभी अपना तज्जिया खुद नहीं किया, लेकिन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जादू की बदौलत कंप्यूटर खुद ही इस मालूमात का ज्यादातर हिस्सा तज्जिया कर सकते हैं जो वो जमा करते हैं। एक औसत इंसान हर मिनट में तकरीबन 250 अल्फाज पढ़ सकता है। एक सिक्योरिटेट तज्जियाकार जो छुट्टी किए बगैर 12 घंटे की शिफ्टें में काम करता है, 40 साल के कैरियर के दौरान तकरीबन 2.6 बिलियन अल्फाज पढ़ सकता था। 2024 में चैट जीपीटी और मेटा के लामा जैसे लिसानी एल्गोरिथम, लैंग्वेज एल्गोरिदम्स हर मिनट में लाखों अल्फाज पर कार्रवाई कर सकते हैं और 2.6 बिलियन अल्फाज को चंद घंटों में पढ़ सकते हैं। तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो फुटेज पर कार्रवाई करने की ऐसे एल्गोरिथम्स की सलाहियत यकसा तौर पर फौकुल बशर, सुपर ह्यूमन है। इससे भी ज्यादा हम डेटा के उस समंदर में पैटर्न्स को पहचानने की अपनी सलाहियत में एल्गोरिदम्स इंसानों से कहीं ज्यादा सबकत ले जाते हैं। तरीकों की आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स के लिए ख्यालात तख्लीक करने की सलाहियत और फैसले करने की सलाहियत दोनों दरकार होती हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी तज्जियाकार किसी को मुश्तबा दहशतगिर्द के तौर पर कैसे शनाख्त करते हैं जो ज्यादा करीब से तवज्जो का मुस्तहिक है। सबसे पहले वो आम मेयार का एक सेट बनाते हैं, जैसे कि इंतहा पसंद लिटरेचर पढ़ना, मारूफ दहशतगर्दों से दोस्ती करना,
और खतरनाक हथियार तैयार करने के लिए जरूरी तकनीकी मालूमात रखना। फिर उन्हें ये फैसला करने की जरूरत होती है कि आया कोई खास फर्द मुश्तबह दहशतगर्द का लेबल लगाने के लिए काफी हद तक इन मेयारों पर पूरा उतरता है। फर्ज करें किसी ने पिछले महीने यूट्यूब पर 100 इंतहा पसंद वीडियोस, एक्सट्रीमिस्ट वीडियोस देखी हैं, एक सजा याफ्ता दहशतगर्द का दोस्त है, और फिलहाल एक लेबॉर्ट्री में इबोला वायरस के नमूने मौजूद हैं, जहां वबाई अमराज में डॉक्टरेट कर रहा है। क्या इस शख्स को मुश्तबह दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल देना चाहिए? और उस शख्स का क्या जो पिछले महीने 50 इंतहा पसंद वीडियोस देखे और हयातियात का अंडर ग्रेजुएट है? 1970 की दिहाई के रोमानिया में सिर्फ इंसान ही ऐसे फैसले कर सकते थे। 2010 की दिहाई तक इंसान तेजी से ये फैसला अलगोरिथम पर छोड़ रहे थे। 2014 से 15 के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए ने स्काईनेट नामी एक एआई टूल तैनात किया, जिसने लोगों को उनके कम्युनिकेशंस, तहरीरों, सफर और सोशल मीडिया पोस्टिंग्स के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों की बुनियाद पर मुश्तबह दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एआई टूल पाकिस्तान के मोबाइल फोन नेटवर्क की बड़े पैमाने पर निगरानी करता है और फिर 55 मिलियन लोगों के सेलुलर नेटवर्क मेटाडेटा पर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है ताकि हर शख्स के दहशतगर्द होने के इम्कान का अंदाजा लगा सके। CIA और NSA दोनों के एक साबिक डायरेक्टर ने ऐलान किया कि हम मेटाडेटा की बुनियाद पर लोगों को मारते हैं। स्काईनेट की रिलायबिलिटी हैज बीन सीवियरली क्रिटिसाइज्ड की गई है, लेकिन 2020 की दिहाई तक ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है और बहुत सी दूसरी हुकूमतों ने इसे तैनात कर दिया है। बड़े पैमाने पर डेटा का जायजा लेते हुए एल्गोरिथम किसी को मुश्तबह करार देने के लिए बिल्कुल नए मेयार दरियाफ्त कर सकते हैं जो पहले इंसानी तज्जियाकारों की नजरों से ओझल रहे हैं। मुस्तकबिल में एल्गोरिथम यहां तक कि लोगों को बुनियाद परस्ती की तरफ माइल करने के लिए एक मुकम्मल नया मॉडल भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ मारूफ दहशतगर्दों की जिंदगियों में तरीकों की शनाख्त करके। बिलाशुबा कंप्यूटर गलती कर सकते हैं, जैसा कि हम बाब 8 में तफसील से देखेंगे। वो मासूम लोगों को दहशतगर्दों के तौर पर दर्जा बंद कर सकते हैं या बुनियाद परस्ती के लिए एक गलत मॉडल बना सकते हैं। एक और भी बुनियादी सतह पर यह बात सवाल तलब है कि आया निजाम की दहशतगर्दी जैसी चीजों की तारीफें मारूजी हैं या नहीं। हुकूमतों की एक तवील तारीख है जो किसी भी और तमाम मुखालफत को छुपाने के लिए दहशतगर्द का लेबल इस्तेमाल करती रही है। सोवियत यूनियन में जो भी हुकूमत की मुखालफत करता था वो दहशतगर्द था। नतीजतन जब एक एआई किसी को दहशतगर्द करार देता है तो यह आइडियोलॉजिकल बायसेस की अक्कासी कर सकता है, न कि मारूजी हकायक की। फैसले करने और ख्यालात ईजाद करने की ताकत गलतियां करने की सलाहियत से लाजमी तौर पर जुड़ी हुई इंसेपरेबल है। अगर कोई गलती ना भी की जाए तो भी डेटा के समंदर में तरीकों को पहचानने की एल्गोरिथम की फौकुल बशर सलाहियत मुतअद्दिद खतरनाक अनासिर मलाइन एक्टर्स की ताकत को इंतहाई बढ़ा सुपरचार्ज सकती है। जाबिराना अमरियतों और रिप्रेसिव डिक्टेटरशिप से लेकर जो इख्तिलाफ राय रखने वालों की शनाख्त की कोशिश करती हैं, धोखाबाजों तक जो वल्नरेबल टारगेट्स की शनाख्त की कोशिश करते हैं। बेशक पैटर्न रिकग्निशन में भी जबरदस्त मुस्बत सलाहियत है। एल्गोरिथम बदउनवान सरकारी अहदेदारों, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स और टैक्स चोरी करने वाली कारपोरेशनों की शनाख्त में मदद कर सकते हैं। इसी तरह ये एल्गोरिथम सफाई के अहदेदारों को हमारे पीने के पानी के खतरात को पहचानने में मदद कर सकते हैं, डॉक्टरों को बीमारियों और उभरती हुई वबाओं की तशखीस में मदद कर सकते हैं, और पुलिस अफसरान और सोशल वर्कर्स को ज्यादती का शिकार शरीके हयात, अब्यूज्ड स्पाउसेस और बच्चों की शनाख्त में मदद कर सकते हैं। अगले सफ़हात में मैं एल्गोरिथमिक ब्यूरोक्रेसियों की मुस्बत सलाहियत पर निस्बतन कम तवज्जो दूंगा, क्योंकि एआई इनकलाब की क़यादत करने वाले एंटरप्रेन्योर्स पहले ही इनके बारे में काफ़ी सुनहरी पेशन गोइयों, रोजी प्रेडिक्शन से अवाम को बम्बार कर चुके हैं। मेरा मकसद यहाँ एल्गोरिथमिक तरीके की शनाख्त की ज्यादा सिनिस्टर पोटेंशियल पर तवज्जो मरकूज करके उन यूटोपियाई विजनों को मुतवाजिन करना है। उम्मीद है हम एल्गोरिथम की मुस्बत सलाहियत को उनकी तबाहकुन सलाहियतों, डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज को मुनज़्ज़म करते हुए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले नए डिजिटल ब्यूरोक्रेट्स और उनके फ्लैश एंड ब्लड प्रीडिसेसर्स के दरमियान बुनियादी फर्क समझना होगा। इनऑर्गेनिक ब्यूरोक्रेट्स 24 घंटे ऑन रह सकते हैं और हमें कहीं भी किसी भी वक्त मॉनिटर और हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं,
इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी और निगरानी अब वो चीज नहीं रही जिसका सामना हमें सिर्फ मखसूस औकात और जगहों पर होता है। सेहत की देखभाल का निजाम, पुलिस और हेरा फेरी करने वाली मैनिपुलेटिव कॉरपोरेशंस सभी हमागीर और जिंदगी की मुस्तकिल खुसूसियात, यूबिक्विटस एंड परमानेंट फीचर्स ऑफ लाइफ बन रहे हैं, उन तंजीमों के बजाय जिनके साथ हम सिर्फ मखसूस हालात में तामुल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम क्लिनिक, पुलिस स्टेशन या मॉल का दौरा करते हैं, वो तेजी से दिन के हर लम्हे हमारे साथ हैं, हमारी की गई हर एक चीज को देख रहे हैं और उसका तज्जिया कर रहे हैं। जिस तरह मछलियां पानी में रहती हैं, इंसान एक डिजिटल ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं जो मुसलसल डेटा को अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। हमारा हर अमल डेटा का एक निशान छोड़ता है जिसे तरीकों की शनाख्त के लिए जमा और तज्जिया किया जाता है। जिल्द के अंदर की निगरानी, अंडर द स्किन सर्वेलेंस, अच्छे या बुरे के लिए। डिजिटल ब्यूरोक्रेसी न सिर्फ ये निगरानी कर सकती है कि हम दुनिया में क्या करते हैं, बल्कि ये भी देख सकती है कि हमारे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर, आंख की हरकतों को ट्रैक करना, ट्रैकिंग आई मूवमेंट्स। 2020 की दिहाई के अवाइल तक सीसीटीवी कैमरे, नीज लैपटॉप और स्मार्टफोन्स में मौजूद कैमरों ने मामूल के मुताबिक हमारी आंखों की हरकतों के डेटा को जमा और तज्जिया करना शुरू कर दिया है, जिसमें सिर्फ चंद मिली सेकंड तक रहने वाले हमारे पुतलियों और आयरस में छोटे छोटे तगयरात भी शामिल हैं। इंसानी एजेंट मुश्किल से ही ऐसे डेटा को नोट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसका इस्तेमाल हमारी पुतलियों और आयरस की शक्ल और उनसे मुनकिस होने वाले रोशनी के तरीकों की बुनियाद पर हमारी नजर की सिमत का हिसाब लगाने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह के तरीके ये भी तय कर सकते हैं कि आया हमारी आंखें एक मुस्तहकम हदफ पर मरकूज हैं, एक मुतहर्रिक हदफ का पीछा कर रही हैं, या ज्यादा बेतरतीब तरीके से घूम रही हैं। आंखों की हरकतों के बाज़ तरीकों से कंप्यूटर फिर आगाही के लम्हात को डिस्ट्रैक्शन के लम्हात से और तफसील पर मबनी डिटेल ओरिएंटेड लोगों को उन लोगों से अलग कर सकते हैं जो सियाको सिबाक पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। कंप्यूटर हमारी आंखों से कई इजाफी शख्सियती खसाइस का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि हम नए तजुर्बात के लिए कितने खुले हैं, और पढ़ने से लेकर सर्जरी तक मुख्तलिफ शोबों में हमारी महारत की सतह का तखमीना लगा सकते हैं। महारत रखने वाले माहिरीन, एक्सपर्ट्स पोजेसिंग वेल होन स्ट्रैटेजीज निजामी तौर पर नजर के तरीकों को जाहिर करते हैं, जबकि नौसीखियों की आंखें बेमकसद घूमती हैं। आंखों के तरीके उन अशिया और हालात में हमारी दिलचस्पी की सतह को भी जाहिर करते हैं जिनका हमें सामना होता है, और मुस्बत, गैर जानिबदार और मनफी दिलचस्पी के दरमियान फर्क करते हैं। इससे सियासत से लेकर जिन्स तक के शोबों में हमारी तरजीहात का नतीजा अखज़ करना मुमकिन है। हमारी तिब्बी हालत और मुख्तलिफ मादों, सब्सटेंसेस के हमारे इस्तेमाल के बारे में भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। शराब और मंशियात का इस्तेमाल, यहां तक कि नॉन इंटॉक्सिकेटिंग डोजेस पर भी आंख और गेज प्रॉपर्टीज पर काबिले पैमाइश असरात मुरत्तब करता है, जैसे कि पुतली के साइज में तब्दीली और मुतहर्रिक अशिया पर मुर्तकिज होने की कमजोर सलाहियत। एक डिजिटल ब्यूरोक्रेसी इस तमाम मालूमात को बिनाइन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि मंशियात के इस्तेमाल और जहनी बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए जल्द पता लगाने के जरिए फराहम करना। लेकिन ये बज़ाहिर तारीख में सबसे ज्यादा दखलंदाजी करने वाली आमराना हुकूमतों की बुनियादें भी बना सकती है। नजरिया में मुस्तकबिल के आमर अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सिर्फ हमारी आंखों की निगरानी करने से कहीं ज्यादा गहराई में जाने के लिए हासिल कर सकते हैं। अगर नेटवर्क हमारे सियासी ख्यालात, शख्सियती खसाइस और जिनसी रुख को जानना चाहता है, तो ये हमारे दिलों और दिमागों के अंदर होने वाले अमलों की निगरानी कर सकता है। जरूरी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पहले ही कुछ हुकूमतों और एलन मस्क की न्यूरालिंक जैसी कंपनियों के जरिए तैयार की जा रही है। मस्क की कंपनी ने जिंदा चूहों, भेड़ों, सोरों और बंदरों पर तजर्बात किए हैं। उनके दिमागों में इलेक्ट्रिकल प्रोब्स लगाई हैं। हर तहकीकात में 3072 तक इलेक्ट्रोड्स शामिल हैं जो बरकी सिग्नल्स की शनाख्त करने और मुमकिना तौर पर दिमाग को सिग्नल्स मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। 2023 में न्यूरालिंक को अमरीकी हुक्काम से इंसानों पर तजर्बात शुरू करने की मंजूरी मिली और जनवरी 2024 में ये इत्तला दी गई कि पहला ब्रेन चिप एक इंसान में लगाया गया। मस्क इस टेक्नोलॉजी के लिए अपने दौरे रस मंसूबों, फार रीचिंग प्लान्स के बारे में खुलेआम बात करते हैं, ये दलील देते हुए कि ये न सिर्फ कोड्रीप्लीजिया 4 आज़ा का फालिज जैसी मुख्तलिफ तिब्बी हालतों को कम कर सकती है, बल्कि इंसानी सलाहियतों को भी अपग्रेड कर सकती है और इस तरह नौ इंसान को एआई से मुकाबला करने में मदद दे सकती है। लेकिन ये वाज़ेह होना चाहिए कि फिलहाल न्यूरालिंक की तहकीकात और दीगर तमाम इसी तरह के बायोमेट्रिक आलात
बहुत सारी तकनीकी मुश्किलात का शिकार हैं जो उनकी सलाहियतों को बहुत ज्यादा महदूद करती हैं। जिस्म के बाहर से जिस्मानी सरगर्मियों, दिमाग, दिल या कहीं भी की दुरुस्तगी से निगरानी करना मुश्किल है, जबकि इलेक्ट्रोड्स और दीगर निगरानी के आलात को जिस्म के अंदर लगाना दखल अंदाजी करने वाला खतरनाक, महंगा और गैर मुअस्सिर है। मिसाल के तौर पर हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम लगाए गए इलेक्ट्रोड्स पर हमला करता है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अभी तक किसी के पास भी दिमाग की सरगर्मी जैसे जिल्द के अंदर के डेटा से दुरुस्त सियासी आरा जैसी चीजों का नतीजा अखज़ करने के लिए जरूरी हयातियाती मालूमात, बायोलॉजिकल नॉलेज मौजूद नहीं है। साइंसदान इंसानी दिमाग के असरार को या यहां तक कि चूहे के दिमाग को भी समझने से बहुत दूर हैं। सिर्फ एक चूहे के दिमाग में हर न्यूरॉन, डेंड्राइट और सिनाप्स को नक्शा बनाना, उनके दरमियान की डायनामिक्स को समझना तो दौर की बात, फिलहाल इंसानियत की हिसाबी सलाहियतों, कॉम्प्यूटेशनल एबिलिटीज से बाहर है। चुनाचे अगरचे लोगों के दिमाग के अंदर से डेटा जमा करना ज्यादा मुमकिन होता जा रहा है, लेकिन इस तरह के डेटा को हमारे राजों को समझने के लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं है। 2020 की दिहाई के अवाइल की एक मकबूल साजिशी थ्योरी ये दलील देती है कि एल्वन मस्क जैसे अरबपतियों की क़यादत में खतरनाक ग्रोह, सिनिस्टर ग्रुप्स, पहले ही हमारे दिमागों में कंप्यूटर चिप्स लगा रहे हैं ताकि हमारी निगरानी और कंट्रोल कर सकें। ताहम ये नजरिया हमारी एंग्जाइटीज को गलत हदफ पर मरकूज करता है। हमें बिलाशुबा नए आमिराना निज़ामों के उरूज से खौफजदा होना चाहिए, लेकिन हमारे दिमागों में लगाए गए कंप्यूटर चिप्स के बारे में फिक्रमंद होना क़ब्ल वक्त है। लोगों को उसके बजाय उन स्मार्टफोन्स के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए जिन पर वो ये साजिशी थ्योरीज पढ़ते हैं। फर्ज करें कोई आपके सियासी ख्यालात जानना चाहता है। आपका स्मार्टफोन मॉनिटर करता है कि आप कौन से न्यूज चैनल्स देख रहे हैं और नोट करता है कि आप औसतन दिन में फॉक्स न्यूज 40 मिनट और CNN 40 सेकंड देखते हैं। दरियासना एक लगाया गया न्यूरोलिंक कंप्यूटर चिप दिन भर आपके दिल की धड़कन और दिमाग की सरगर्मी की निगरानी करता है और नोट करता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा दिल की धड़कन 120 धड़कन फी मिनट थी और आपका अमिग्दाला इंसानी औसत से तकरीबन 5% ज्यादा सरगर्म है। आपकी सियासी वाबस्तगी का अंदाजा लगाने के लिए कौन सा डाटा ज्यादा मुफीद होगा, वो डाटा जो स्मार्टफोन से आ रहा है या लगाए गए चिप से? फिलहाल स्मार्टफोन बायोमेट्रिक सेंसर से कहीं ज्यादा कीमती निगरानी का आला है। ताहम जैसे जैसे हयातियाती मालूमात, बायोलॉजिकल नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, खासतौर पर कंप्यूटर्स के पेटाबिट्स की बायोमेट्रिक डेटा का तज्जिया करने की बदौलत जल्द के अंदर की निगरानी बिल आखिर अपनी अहमियत हासिल कर सकती है, खासतौर पर अगर ये दीगर निगरानी के आलात से मुंसलिक हो। उस वक्त अगर बायोमेट्रिक सेंसर्स लाखों लोगों की दिल की धड़कन और दिमाग की सरगर्मी में होने वाले वाकयात को रिकॉर्ड करते हैं जब वो अपने स्मार्टफोन्स पर कोई खास खबर देखते हैं, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क को सिर्फ हमारी अमूमी सियासी वाबस्तगी से कहीं ज्यादा सिखा सकता है। नेटवर्क बिल्कुल ये जान सकता है कि हर इंसान को क्या चीज गुस्सा, खौफ या खुशी दिलाती है। उसके बाद नेटवर्क हमारे एहसासात की पेशगोई और हीरा फेरी दोनों कर सकता है। हमें वो कुछ भी फरोख्त कर सकता है जो वो चाहता है, चाहे वो कोई मसनूआत, एक सियासतदान या एक जंग हो। राजदारी का खातिमा, द एंड ऑफ प्राइवेसी। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान इंसानों की निगरानी करते थे, राजदारी बतौर द डिफॉल्ट थी, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां कंप्यूटर इंसानों की निगरानी करते हैं, तारीख में पहली बार राजदारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना मुमकिन हो सकता है। दखल अंदाजी करने वाली निगरानी के सबसे इंतहाई और मारूफ मामलात में या तो एक्सेप्शनल टाइम्स शामिल हैं, जैसे कोविड-19 वबा, या वो जगहें जो चीजों के उमूमी निज़ाम से गैर मामूली समझी जाती हैं, जैसे मकबूजा फलस्तीनी इलाके, चीन में सिंकियांग एक और खुद मुख्तार इलाका, हिंदुस्तान में कश्मीर का खित्ता, रूस के जेर कब्जा क्रीमिया, अमरीकी मैक्सिको सरहद और अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहदी इलाके। इन गैर मामूली औकात और जगहों में नई निगरानी टेक्नोलॉजीज, ड्रैकोनियन कवानीन और भारी पुलिस या फौजी मौजूदगी के साथ मिलकर लोगों की हरकतों, कार्रवाइयों और यहां तक के एहसासात की भी रिलेंटलेसली मॉनिटर्ड और कंट्रोल कर रही है। ताहम ये समझना जरूरी है कि AI पर मबनी निगरानी के आलात एक बड़े पैमाने पर तयनात किए जा रहे हैं, और न सिर्फ ऐसे इस्तिस्नाई हालात में, वो अब हर जगह मामूल की जिंदगी का एक हिस्सा है। राजदारी के बाद का दौर बेलारूस से लेकर जिम्बाब्वे तक के आमराना ममालिक के साथ साथ लंदन और न्यूयॉर्क जैसे जमहूरी मेट्रोपोलिस में भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। अच्छे या बुरे के लिए
जराइम का मुकाबला करने, इख्तिलाफ राय को दबाने या अंदरूनी खतरात, हकीकी या फर्जी का मुकाबला करने के ख्वाहां हुकूमतें पूरे इलाकों को एक हमागीर ऑनलाइन और ऑफलाइन निगरानी नेटवर्क से ढांप रही हैं, जो स्पाई वेयर, सीसीटीवी कैमरों, चेहरे की शनाख्त और आवाज की शनाख्त के सॉफ्टवेयर और वसी काबिल तलाश डेटाबेसेस से लैस है। अगर कोई हुकूमत चाहे तो उसका निगरानी नेटवर्क हर जगह पहुंच सकता है, बाजारों से लेकर इबादत गाहों तक, स्कूलों से लेकर निजी रिहाइश गाहों तक। हुकूमती निगरानी नेटवर्क्स भी मामूल के मुताबिक पूरी आबादियों से उनके इल्म के साथ या बगैर बायोमेट्रिक डेटा जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देते वक्त 140 से ज्यादा मुमालिक अपने शहरियों को फिंगरप्रिंट्स, चेहरे के स्कैन्स या आइरिस स्कैन्स फराहम करने का पाबंद करते हैं। जब हम किसी गैर मुल्की मुल्क में दाखिल होने के लिए अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो मुल्क अक्सर हमसे भी हमारे फिंगरप्रिंट्स, चेहरे के स्कैन्स या आइरिस स्कैन्स फराहम करने का मुतालबा करता है। जब शहरी या सयाह दिल्ली, बीजिंग, सियोल या लंदन की सड़कों पर चलते हैं तो उनकी हरकतें रिकॉर्ड होने का इम्कान होता है, क्योंकि ये शहर और दुनिया भर के बहुत से दूसरे औसतन फी मुरब्बा किलोमीटर में 100 से ज्यादा निगरानी कैमरों से ढके हुए हैं। मजमूई तौर पर 2023 में आलमी सतह पर 1 अरब से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे, जो तकरीबन हर 8 अफराद पर एक कैमरा है। एक शख्स जो भी जिस्मानी सरगर्मी करता है वो डेटा का एक निशान छोड़ती है। की गई हर खरीदारी किसी न किसी डेटाबेस में रिकॉर्ड होती है। दोस्तों को मैसेज करना, तस्वीर शेयर करना, बिल अदा करना, खबरें पढ़ना, अपॉइंटमेंट्स बुक करना या टैक्सी ऑर्डर करने जैसी ऑनलाइन सरगर्मियां भी सब रिकॉर्ड की जा सकती हैं। नतीजे में आने वाले डेटा के समंदर का फिर एआई टूल्स के जरिए तज्जिया किया जा सकता है ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों, सस्पिशियस पैटर्न्स, लापता अफराद, बीमारी के हामिलीन, डिजीज कैरियर्स या सियासी इख्तिलाफ राय रखने वालों की शनाख्त की जा सके। हर ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह उन आलात को भी अच्छे या बुरे दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हमले के बाद एफबीआई और अमरीकी कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने फसादियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जदीद तरीन निगरानी आलात, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस टूल्स का इस्तेमाल किया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक तहकीकात में रिपोर्ट किया गया है कि इन इदारों ने न सिर्फ कैपिटल में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर इन्हिसार किया, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट्स, मुल्क भर में मौजूद लाइसेंस प्लेट रीडर्स, सेल टावर लोकेशन रिकॉर्ड्स और पहले से मौजूद डेटाबेसेस पर भी इन्हिसार किया। ओहाइव के एक शख्स ने फेसबुक पर लिखा कि वो उस दिन वॉशिंगटन में तारीख का गवाह बनने के लिए मौजूद था। फेसबुक को एक तलबी नामा जारी किया गया जिसने एफबीआई को उस शख्स की फेसबुक पोस्ट्स के साथ साथ उसके क्रेडिट कार्ड की मालूमात और फोन नंबर भी फराहम किया। इससे एफबीआई को इस शख्स की ड्राइवर के लाइसेंस की तस्वीर को कैपिटल की सीसीटीवी फुटेज से मिलाने में मदद मिली। गूगल को जारी करदा एक और वारंट ने 6 जनवरी को इस शख्स के स्मार्टफोन की दुरुस्त जियो लोकेशन जाहिर की, जिससे एजेंटों को सेनेट चेंबर में उसके दाखिले के मकाम से लेकर ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर तक उसकी हर हरकत का नक्शा बनाने के काबिल बनाया गया। गूगल को जारी करदा एक और वारंट ने 6 जनवरी को उस शख्स के स्मार्टफोन की दुरुस्त जियो लोकेशन जाहिर की, जिसने एजेंटों को सेनेट चेंबर में उसके दाखिले के मकाम से लेकर ऐवान नुमाइंदगान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर तक उसकी हर हरकत का नक्शा बनाने के काबिल बना दिया।